पहले तो मुझे बताएं, इन्होंने कहा इमरान खान ने बिल्कुल पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया। ये 7 महीने से बैठे हुए हैं। मुझे एक चीज बताएं कि इन्होंने इंटरनेशनली फॉरेन पॉलिसी पे कोई मुल्क का फायदा करवाया हो। मैं आज आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान का वकार दुनिया में नीचे गया। हमारे दौर में हमने इस्लामोफोबिया, जो दुनिया के अंदर इस्लाम के खिलाफ जो एक पूरी मुहिम है, हमने उठाई थी, पाकिस्तान ने उठाई थी। यूनाइटेड नेशंस में, OIC के अंदर दुनिया एक्नॉलेज करती थी, मुसलमान दुनिया के, पाकिस्तान एक खड़ा हुआ उसके लिए। हमारी बाकी मुल्क से ताल्लुकात थे। वो ये नहीं कि मैं किसी से कोई लड़ाई करना चाहता था, मैं खुददार पॉलिसी चाहता था, आजाद फॉरेन पॉलिसी चाहता था। मैं वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा था जिससे जो पाकिस्तानियों के मफादात के लिए हो। मैं कोई किसी के सामने कोई झुक के और पैर पकड़ के मैं वो फॉरेन पॉलिसी नहीं चाहता। मैं खुददार फॉरेन पॉलिसी चाहता। हम अमेरिका से चाहते हैं वो फॉरेन पॉलिसी जिस तरह हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात हैं, लेकिन बड़ी खुददारी है उनके अंदर। वो अपने लोगों के मुफादात के लिए खड़े होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स, मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, गुज़श्ता 6 माह से मुल्क में सियासी कशीदगी और अफरा तफरी देखने में आ रही है। इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त उरूज पर है। बयानियाँ बनाने में उनका कोई सानी नहीं है। तहरीक अदम एतमाद के बाद उन्होंने गुज़श्ता 6 माह में कई बयानिए बनाए और कामयाबी से आवाम तक पहुँचाए। इनमें से अमरीकी साजिश का बयानिया भी खूब मकबूल हुआ। उन्होंने धुआंधार इस पर सियासत की, हुकूमती इत्तेहाद पर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का टैग लगाया, इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए और इसे अपनी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने बड़ी साजिश करार दिया। लेकिन गुज़श्ता रोज़ उन्होंने बरतानवी अखबार को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में अमरीकी साइफर पर एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और कहा कि साजिश का बयानिया गुजर चुका, अब वो अमरीका पर इल्ज़ामात नहीं लगाते, क्योंकि आका और गुलाम के ताल्लुक में अमरीका का नहीं, पाकिस्तानी हुकूमतों का कसूर है। वो ये भी कहते हैं कि अगर दोबारा वज़ीर आज़म बना तो अमरीका से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहूँगा। इमरान खान के इस इंटरव्यू को लेकर नाज़रीन गवर्नमेंट की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। मरियम औरंगज़ेब ये कहती हैं कि सिफारती साइफर को लेकर मुल्क में झूठ फैलाया गया, सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया गया। अब इसे माजी का हिस्सा करार देकर दस्तबरदार होना काफ़ी नहीं, इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ की इस इंटरव्यू पर भी वजाहत सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स को उन्होंने मुस्तरद किया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर मर्जी का मतलब निकाला जा रहा है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। अयाज खान साहब, आमिर इलियासाना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन और मोहम्मद इलियास साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि अब ये जिस तरह से साजिशी बयानी से मुतालिक इमरान खान के इंटरव्यू पर एक नई बहस छिड़ गई है, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने साजिशी बयानी पर मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है? क्योंकि वो कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी अब यही कह रहे हैं कि हमारा मतलब यह है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये मौक़िफ़ तब्दील किया गया है, या जिस तरह से वो माजी में यू टर्न लेते रहे हैं, क्या ये भी एक किस्म का यू टर्न समझा जाए? मेरा अंदाज़ा ये है कि नेचुरली काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो उन्होंने क्योंकि अब नया नैरेटिव बिल्ड कर लिया है, तो इसलिए उस नैरेटिव को छोड़ नहीं रहे हैं। बल्कि मेरे ख्याल में वो सब कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस अगर इंक्वायरी कर लें, जिसको बार बार करते हैं, प्रेसिडेंट ने भी लेटर लिखा है, और अगर वो उसकी इंक्वायरी हो जाती है तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा ही डजंट वांट टू फिश बिकॉज नाउ ही रियलाइज कि यू कांट बी कन्फ्रंटिंग विद बिग पावर्स की अननेसेसरी। अब उनको तनकीद का निशाना बनाएं और बाद में प्रॉब्लम जो उन्होंने देख लिया कि उनको कितना नुकसान हुआ इन चीज़ों का। एक तो ये बात है। सेकंड है कि उनके नैरेटिव बिल्कुल वो चेंज कर रहे हैं। और उन्होंने पहले नैरेटिव बड़े काफ़ी बना लिए जिसको PMLN ने एंडोर्स किया, जिसकी वजह से उन नैरेटिव स्ट्रांग हुए हैं। नंबर 1 नैरेटिव बनाए इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। नंबर 2 उन्होंने कहा ये जो गवर्नमेंट साइफर की बात की। नंबर 3 उन्होंने कहा कि ये अपने केसेस को सब खत्म करने हैं, वो भी उन्होंने PML ने वही किया। फिर उन्होंने कहा कि ये नैब को तकरीबन इनफेक्टिव कर दिया, सब कुछ अपनी फेवर में कर लिया है, चेयरमैन अपना लिया, ये भी उन्होंने कंफर्म कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ये अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करने आए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी राइट ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सारी गलतियां हम इनकी PMLN की, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हर चीज़ को उन्होंने प्रूव कर लिया कि यस इमरान नैरेटिव इज़ फाइन, जिसकी वजह से इमरान को बहुत ज़्यादा लिफ्ट मिली। अगर इसमें आवाम को सिर्फ वो कोई महंगाई में ही रिलीफ दे देते, किसी तरीके से कुछ इसको काउंटर नैरेटिव बना लेते, तो मेरे ख्याल में इमरान का वो नैरेटिव नहीं बिल्ड होता इतना ज़्यादा जितना वो बना कामयाब करने में हो गए। और लास्ट अभी जो फायरिंग होगी, इसको भी उन्होंने एक नैरेटिव नया बना लिया, जिसकी वजह से वो खुद भी सफ़र कर रहे हैं। कभी वो कोर्ट पे हम जा रहे हैं, कभी पिटीशन डाल रहे हैं। हालांकि ये भी एक उनका नैरेटिव बिल्कुल गलत था कि अगर आप
अननेसेसरी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को आप तनकीद का निशाना नहीं बनाएं। वो आपको क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी को भी नहीं कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपको सपोर्ट मिले, वो नहीं दे देते, ये पॉलिटिकल है, तो जिसकी वजह से वो आप ये करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आज ये सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर का नाम ना होता, कब की एफआईआर कट गई होती। फौज में इस तरीके से एक कानून है कि इस तरह किसी सर्विंग ऑफिसर की, ट्रूप्स की एफआईआर नहीं करती जब तक उनको जीएचक्यू को बताया ना जाए, फैक्ट्स एंड फिगर बताया जाए, एविडेंस दी जाए, उसके बाद वो होता है जो वो नहीं कर सके। तो आई थिंक इस लिहाज से इमरान खान को समझना चाहिए कि इस वक्त उनको क्या ज़रूरत है, कैसे निकालना चाहिए, और लॉन्ग मार्च जा रहे हैं, पीसफुल करें, जो उनका राइट है, आगे हुकूमत ने देख रहे हैं इसको कैसे कंट्रोल करें। सही जी। आमिर साहब, जिस तरह मरियम औरंगजेब ने रद्द-ए-अमल दिया है कि साजिशी बयानिया ऐसे खत्म नहीं होगा, इमरान खान साहब को जवाब देना पड़ेगा, आपको लगता है इमरान खान साहब जवाब देंगे? और ये साजिशी बयानिए पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब ने आपके ख्याल में मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है, तो फिर साथ ही ये सवाल भी है कि अगर वो अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं, वो अब कहते हैं मैं अगर दोबारा वज़ीर आज़म बनूंगा तो अच्छे ताल्लुकात रखूंगा, इस बयानिए पर जो उन्होंने तब्दीली उनकी सामने आई है, तो वो जो अपने इदारों को के मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, न्यूट्रल के, जानवर के, क्या वो इस पर भी यू टर्न लेंगे, अपने मौक़िफ़, अपने बयानिए को बदलेंगे? दुआ पहले तो मैं आपको कम्प्लीमेंट पेश करूंगा, जिस तरीके से आपने इमरान खान का बयानिया अपने स्टार्ट में कहा, वो इतना अच्छा वो भी नहीं कर सके जितना अच्छा आपने पेश किया। चले, ये आपका कॉम्प्लीमेंट बहुत है, इसलिए मैं थैंक यू कहूंगी आपको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो जो कहते हैं ना जी मौका बदल लिया कि नहीं, तो वो हमारे यहाँ ना कुछ छोटे मोटे जब सियासतदान बनने की ट्राई कर रहे होते हैं, ये मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या कहते हैं जी मौक़िफ़ दे दिया, अयाज साहब मुस्कुरा बैठे हैं मौक़िफ़ पे कि वो कहते नहीं थोड़े फोटोग्राफर को देता है या फलाने को फड़ाता है मौक़िफ़। तो इमरान खान का बयानिया जो है ना, वो अमेरिका के साथ इसी तरह के मौक़िफ़ का है कि 25 लाख रुपए या कितने रुपए महीने पे उन्होंने पहले लॉबिस्ट फर्म हायर की, कुछ ताकि जो इन्होंने डेंट लगाए हैं उसको पैसे पहुँचा के, लिफाफे लगा के, सरकारी तौर पे उनके साथ मुआहदा करके वहाँ पे पैसे खर्च किए हैं, लोगों को डाला है। बीच में मुख्तलिफ खबरें आई कि किस तरह अमेरिकन सफ़ीर के साथ बातचीत हुई, उसका उन्होंने जवाब भी नहीं दिया कि वो ऑडियो वीडियो लिंक पे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सफ़ीर से कैसे मिले, छुपे क्यों। फिर तीसरे दिन 3 दिन फवाद चौधरी मौक़िफ़ बदलते रहे कि वो रॉबिन रॉफेल आई थी, उनसे मुलाकात हुई नहीं हुई, और फिर उन्होंने वो अपनी मर्ज़ी का एक इंटरव्यू को मैं कहूँगा ना, वहाँ पे कह दिया मेरे पुराने ताल्लुकात हैं। उन्होंने ये नहीं कहा मैं मिला हूँ, मैं कहा मेरे तो पुराने ताल्लुकात हैं उनसे। तो ये जो मौक़िफ़ लेने देने का चक्कर है ना, ये तो खान साहब का बिल्कुल इसी तरह का गेन चक्कर है। और अमरीकी साजिश का बयानिया उस दिन ऑडियो आई थी, उसमें भी पता चल गया था कि आज़म खान के साथ मिलके वो किस किस्म का मौक़िफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अब बयानिए को ना मौक़िफ़ कहूँगा कि वहाँ से किसको कैसे बेबी फीड कराना है, किस तरीके से कराना है। बात क्लियर होगी, इमरान खान साहब गए हैं फंस। जिस लॉन्ग मार्च का मकसद कोई ना हो और जवाब बनता नज़र ना आ रहा हो, कल वो आ रही थी ना आवाज़ उसकी भी कि यार खाली कुर्सियाँ हैं। कल मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, कहते जी हमें सबको जो उम्मीदवार हैं टिकट के साबिक रुकन हैं, क्योंकि अब मेंबर तो नहीं रहे, कि जी हमारे ज़िम्मे तो ये मैं गुजरांवाला डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, रोज़ाना 3 से 4 लाख रुपए की तेल की फक्की है कि जेड़े जियाले ने ना इमरान खान दे ते बस ते चढ़ के चले जाते हैं। जिन्होंने दी गिनती होंगी है वो सानू तेल पानी गड्डी दे के रोटी दे के भेजना पैंदा है। साढ़े वास्ते अजाब हो गया, इन्हू इस्लामाबाद बुलाओ जल्दी जल्दी। मतलब लोग थक गए हैं कि मुसलसल इधर उधर से इकट्ठे करके 5, 7, 10 हज़ार का ताकि मजमा नजर आए। ठीक है, उनकी पार्टी है, उनके लोग हैं, ना दें, पैसे ना खर्च करें, खड़े हो जाएं, साइड पे हो जाएं। लेकिन अब ये फंस गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि इनका मौक़िफ़ और बयानिया है क्या। क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ ठीक करना है, दूसरी तरफ आर्मी में जो चेंज आ रही है उसके अंदर ये कैसे अपने आप को सेट करेंगे। कभी कहते हैं मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं, ये मेरिट पे होना चाहिए, ये क्यों चोर से बात कर रहे हैं, फलाने से कर रहे हैं। भाई आपका जब वक्त आया था तो आप तो एक्सटेंशन पे भाग गए और 3 महीने पहले चले गए। जनरल बाजवा ने भी कहा मेरे से कॉन्सेंट लिए बगैर मेरी एक्सटेंशन अनाउंस कर दी। आप किस तरीके से कहते हैं कि आपको बहुत अच्छा काम करना आता है। आप कहते हैं जी 4.25 साल में मैंने ये कारनामा अंजाम दिया। इनका कारनामा क्या था? अमेरिका में बैठ के टीवी अनाउंस कर दिया कि जी हम बनाएंगे मलेशिया, और उसके साथ बैठ के आपको याद है अर्दवान के साथ, और फिर इतने बहादुर साबित हुए कि वहां सफीर भी ना भेजा मलेशिया में। ये थी इनकी फॉरेन पॉलिसी कि मतलब दिल करता है मुड़ के बयान किसी के खिलाफ किसी के हक में दे देते हैं। मतलब इनकी कोई पॉलिसी है ही नहीं। ठीक है, लोगों में इनका ये चूरन बिका है
लेकिन हकीकत यही है कि इनके पास कुछ भी नहीं है कहने को कि मैंने पौने 4 साल में क्या किया या मैं आइंदा क्या करूंगा, सिवाय इसके मैं आजादी दूंगा। भाई वो आजादी, ये 1 करोड़ पाकिस्तानी पहले भी यहीं थे जो ओवरसीज हैं। जी आया साहब, लेकिन ये एक हकीकी आज़ादी की वो बात करते हैं ना इमरान खान साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब का कोई बयानिया नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, और इस तब्दीली पर आप क्या कहेंगे? वैसे वो ये कह चुके हैं कि ये जो यू टर्न है या अपनी बात को से कोई यू टर्न ले लेना या बदल देना, ये बड़े लोग करते हैं। दुआ, एक तो जिस तरह से कुछ सीक्रेट्स ओपन होते हैं ना, वो कहा जाता है ओपन सीक्रेट है ये, इसी तरह से कुछ सबूत भी बज़ाहिर तो सब कुछ होता है लेकिन होता कुछ नहीं है आपके पास। जैसे करप्शन का एक हमारे यहाँ सिलसिला चलता रहा, और जब अदालतों में गए तो सबूत ही नहीं था, तो जब सबूत नहीं है तो सज़ा नहीं है। सही। तो इसी तरह इमरान खान साहब के पास भी ठोस सबूत जिसकी आप बात करेंगी वो नहीं है, वो किसी चीज़ का भी नहीं है। वो जो साइफर भी था वो कोई इतना ठोस सबूत नहीं था, लेकिन जाहिर है इस मुल्क में एंटी अमरीका जज्बात चूँकि बिकते हैं, उन्होंने उठा लिया उसको और बेचने लगे, और बड़े अच्छे बिक गए उनके। अब चूंकि वो सौदा बिक गया, अच्छे रेट पे बिक गया, अब जरूरत नहीं है उसको छापड़ी में रखने की जी। अब जाहिर है कोई नया सौदा उसमें डालेंगे, इसलिए वो उसकी जरूरत नहीं है। और बीइंग पॉलिटिशियन इमरान खान साहब, अब मेरा ख्याल है वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं इतनी ज्यादा अगर बिगाड़ लूंगा इन सारी ताकतों से जिनसे टक्कर ले चुका हूं मैं, तो फिर कल को तो मेरा इक़्तिदार का तो बिल्कुल चांस ही खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली जो मुझे माइंडसेट समझ आ रहा है इमरान खान का, आई डोंट नो वो क्या सोच रहे होंगे, लेकिन अगर एक पॉलिटिशियन के हवाले से मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि वो ये समझ रहे हैं कि ये चूंकि बयानिया तो बेच लिया मैंने, ठीक हो गया, पॉपुलैरिटी भी हो गई, ज़बरदस्त काम हो गया, इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था इसको कम किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए और काबिल कबूल बना जाए, जो मुझे समझ आ रही है। और अगर ये एक पॉलिटिशियन की सोच है तो मेरे हिसाब से इसमें कोई ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स चीज ही इसका नाम है ना कि आप, जाहिर है इमरान खान साहब जब बहुत ज्यादा स्टांस इस तरह का ले लेते हैं गैर लचकदार, तो फिर हम कहते हैं कि यार ये पॉलिटिशियंस तो इस तरह के नहीं हुआ करते, वो अपने दरवाजे भी खुले रखते हैं, मुज़ाकरात भी करते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। तो इमरान खान साहब ने अब मेरा ख्याल ये फैसला किया है कि वो ठीक हो गया, मैंने पीक पे ले गया, सब कुछ हो गया। और स्टिल मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो होते हैं टिकट होल्डर्स, इनकी जाहिर है वो पैसे लग रहे होते हैं तो उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है। पब्लिक में जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं वो जितने मर्जी यू टर्न ले लें इमरान खान साहब, वो यही समझेंगे यू टर्न तो अच्छे होते हैं, जिस तरह दाग अच्छे होते हैं इस तरह यू टर्न्स भी अच्छे होते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अयाज साहब जी, आपकी छोटी सी बात कि आपने कहा कि ये अब वैसे सियासतदान हो गया, आपका ही फिक्रा याद कराऊं कि इमरान खान में और रवायती वजीर आजमों में कोई फर्क नहीं रहा, ये भी सब की तरह हो गए। ये भी मैं ही कहा था, आपको याद होगा। तो आया साहब एक ज़िमनी सवाल, तो इसका मतलब है ये जो इदारों का सबसे भी सवाल क्या था कि मुख्तलिफ नाम रखते रहे, जिस तरह एंटी एस्टैब्लिशमेंट कह लें, क्लियर, तो वो क्या वो उस पर भी बयानिए पे तब्दीली नजर आएगी? हमें नजर आ रही है ना आपको क्लियर कट। अब उस तरह से वो नाम नहीं ले रहे, ब्रिगेडियर साहब ने मरखल उन्हें समझाया, सही है, खान साहब अच्छी तरह सियासत करनी करो। फैसल साहब, तो इसका मतलब ये समझा जाए कि अब इमरान खान साहब को वो जो हमारे यहाँ एक सियासत का ट्रेंड है, उन्होंने अब उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। देखिए, साहब ने अपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान को बयानिया बनाना आता है, लेकिन झूठ को इतनी शिद्दत से बोला जाए कि वो सच लगने लगे, तो ये बयानिया की कामयाबी नहीं होती। ये कौम की जो इज्तिमाई दानिश होती है ना, ये उसकी कमज़ोरी होती है। इसको आप बयानिए की कामयाबी ना देंगे। अगर कोई आदमी किसी की जहालत से और कौम की जहालत से फ़ायदा उठा रहा है, कम इल्मी से फ़ायदा उठा रहा है, तो ये कोई बयानिए कामयाबी तो ये है कि वो जिसका मुल्क को फ़ायदा पहुँचे, जिसका रियासत को फ़ायदा पहुँचे, जिसका कौम को फ़ायदा पहुँचे। जो बयानिए किसी इंसान की ज़ात के गिर्द घूमता हो, उसको आप कैसे बयानिए की कामयाबी दे सकते हैं? इमरान खान की ज़िंदगी उनकी ज़ात तक नहीं है, वो लीडर होने का दावेदार है। लीडर का हर अमल इज्तिमाई और उसके असरात को इज्तिमाई बुनियादों पर देखा जाता है। अच्छा, छोड़े इस बात को, एक और ये तो आपकी सादगी है। वैसे हमारे जितने भी लीडर हैं वो मफादात की जंग उनकी है, मतलब अपने लिए सोचते हैं। सारे ये अलमिया है कौम का, सारी सच बोल रहे, सारी सच है कौम का।
अलमिया है ना, कौम का अलमिया है, कौम का अलमिया क्या करें, पक्का जबर है, कौम का अलमिया है जी। देखिए ये फौज को और इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो कायद-ए-आज़म की तस्वीर के साथ जो है ना वो इमरान खान की तस्वीर भी लगा दे। जहाँ जहाँ उनके दफातर में कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगी है ना, वहाँ इमरान खान की तस्वीर भी लगा दे। और वो अपनी जो 20 साल की लीडरशिप को, मुस्तकबिल लीडरशिप को ये सिखा रहे हैं ना कि हम किस तरह हमने सियासत से दूर रहना है और किस तरह पाकिस्तान के मामलात को चलाना है, तो वहाँ ये भी सिखाएं कि कायद-ए-आज़म को हमने फॉलो करना है और इस मेंटेलिटी के आदमी नहीं, इमरान खान की मेंटेलिटी के आदमी से हमने कोसों दूर रहना है। ये बिल्कुल एक नाकाबिले एतबार इंसान, अगर इस पर एतबार किया तो ये उल्टा जो है वो नुकसान ही पहुंचा सकता है, यहाँ से कोई फायदा नहीं पहुंचना। ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए जो है वो रियासत के लिए जो है वो खतरे की अलामत बन जाता है। देखिए ये तो सवाल तो ये है कि इस मुल्क के मामलात किन लोगों के हाथ में थे, वो कौन लोग थे जो इमरान खान की शक्ल में इस मुल्क में तब्दीली का ख्वाब देख रहे थे और इतनी अहम तरीन ओहदों पर वो बैठे हुए थे। ये तो उन लोगों की जहनी सतह पर भी ना एक सवाल है, और ये सवाल मैं पूछूं, आप पूछें ना पूछें, मुस्तकबिल का मौर्रिख जरूर पूछेगा, ये तारीख जरूर पूछेगी कि आप कौन लोग थे जब आपने ये ख्वाब देखा था। एक ख्वाब तो अल्लामा इकबाल ने देखा था जो पाकिस्तान बन गया, एक ख्वाब अब यहाँ पे बहुत बासल लोगों ने देखा इमरान खान की शक्ल में तब्दीली का। तो वो कौन लोग थे जितने अहम मुद्दों पर बैठ के जो है वो ये ख्वाब देख रहे थे। ये जो कुछ पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हुआ है ना, यकीन करें नस्लें कीमत अदा करेंगी, नस्लें कीमत अदा करेंगी। ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं था, किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश को आप इज्तिमाई ख्वाहिश दें। ठीक है, देखिए हम एक बहुत अहम बात सुने, जी जी, एक बड़ी अहम बात बता रहा हूँ तो बहुत आपके भी बहुत काम आएगी। जी जी जरूर। आमिर साहब जरा आप भी तवज्जो से सुनना, आपकी तवज्जो नहीं है बिल्कुल भी, बता रहा हूँ। जब हम किसी बच्चे का, अपने बेटे और कोई बात कर लो ऐसी कि जिसपे तवज्जो करूं, क्योंकि आपने इन्हीं बातों से अभी फिर जाना है। चले वो तवज्जो वाली बात आप करने लगे हैं। जी जी, कोई बेटा और बेटी का रिश्ता करते हैं ना, तो जिससे भी रिश्ता करते हैं उसकी 100 दफा तहकीक करते हैं, खानदान में पूछते हैं, तराफ में पूछते हैं। यार यहाँ पूरा मुल्क पूरी कौम किसी के हवाले कर देते हैं और कोई तहकीक नहीं करते, कोई रिसर्च नहीं करते किसके हवाले हमने आने वाली नस्लों को भी कर दिया। अरे भाई मैं तो उसकी वजारत उज़्मा में कहता रहा कि ऑन जॉब ऑन ट्रेनिंग वजीर आजम लगाया है, आज नहीं कह रहा आपकी तरह, उसके वजीर आजम होते हुए कहता रहा कि इस मुल्क के वसाइल एक अंडर ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर के हवाले कर दिए गए, जिसने तमाशा लगाया और आज हम भुगत रहे हैं सारे। ब्रिगेडियर साहब को बार बार ख्याल आता है कि ये महंगाई कम कर देते, वसाइल होते तो कोई महंगाई कम करता। आपकी बात की है ही नहीं कुछ, आपकी बात की इसलिए अहमियत नहीं है कि आप लिखा हुआ पढ़ते थे, स्क्रिप्टेड पढ़ते थे। हाँ यही बात है, क्योंकि मुझे भी याद रहता है, मैं तो रट्टा लगाता हूँ, है ना। स्क्रिप्टेड पढ़ने के बाद अभी भूल जाओगे कि मैंने पहले क्या कहा था, मैंने इसीलिए कहा था। मुल्क को आपके कहने से फर्क नहीं पड़ता, हम तो हिस्ट्री के साथ बात करते हैं। अभी तक कराची एयरपोर्ट के जहाज नहीं बताए और मैंने जो चैलेंज किया था उसका जवाब नहीं दिया कि मैंने कब क्या कहा था। जी जी, और व्हाट्सएप तुम्हें भेजा, आज तक शर्मिंदगी का लफ्ज नहीं बोला मुझसे। मुझे पता है कि इसके पल्ले कुछ नहीं था, मुझे तवज्जो कराइए ताकि कोई सुन ले। चलो सुन लिया। लेकिन ये खान साहब के जितना मर्जी बयानियां लेके आ रहे हैं, अवाम में सारे जो उनके फॉलोअर्स हैं वो सब उसको समझते हैं। ठीक है फैसल, आपको पॉइंट नहीं करेगा। जी जी, पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। से बात करते हैं भाई, अब लगे रहो मुन्ना भाई, जी उससे बात कर ले, लगे रहो मुन्ना भाई। आज भी देख लें, आज भी खान साहब ने जवाब दिया है अपना जख्म दिखा के कि जी उनको गोलियां लगी हैं, और जो गोलियां लगी हैं जख्म देख लें। जो लोग कह रहे थे कि उनको गोलियां पट्टियां दिखा दें उतार के, जो भी कह रहे थे अपोजिशन वाले सारे जितनी जमातें थी वो कह रही थी कि गोलियां नहीं लगी, लेकिन आज उन्होंने अपना जख्म दिखाया। उन्होंने फिर नहीं मानना इलियास कि गोलियां, उन्होंने फिर नहीं मानना। वो तो कह रहे हैं मेडिकल लीगल क्यों नहीं कराया। मेडिकल लीगल वही इनकी पता नहीं क्या अपने इनकी गलती है कि आपकी राय आनी चाहिए ना इलियास साहब, लाहौर में थे आप। जी बिल्कुल, इनको मेडिकल लीगल करवाना चाहिए था, बल्कि मैडम यास्मीन राशिद ने एक लोग मान लेते डॉक्टर फरद को जिन्ना हॉस्पिटल से लेके भेजा था और उससे किया था, जो कि आम आदमी के मुताबिक इस तरह नहीं होना चाहिए। जाके हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल, बल्कि उस इलाके के हॉस्पिटल से। यहाँ तो नक्शा नहीं बनाया गया, इन्वेस्टिगेशन में भी आके प्रॉब्लम आ रही है। JIT बनी है, उस जाके जो भी चीजें थी उनको प्रिजर्व करना चाहिए था। अब देखें उसको प्रॉब्लम किस तरह आएंगी। लीगल जो ऑथेंटिक जो चीजें बनाते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करती हैं, वो चीजें इन्होंने मुकम्मल ही नहीं होने दी। इनके कैसे साथ में जो सपोर्टर थे, जो जिनको चाहिए था, लीडर्स चाहिए था,
कि उनको रोक के वो सारी चीज़ों को प्रिजर्व करवाते, पुलिस से प्रिजर्व करवाते, लेकिन ऐसी चीज़ें कोई हुई नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में अब मुश्किल आ रही है। अब जाहिर है इन्होंने मेडिकल लीगल भी नहीं करवाया। तो लिहाज साहब, आप ये जो इनका साजिशी बयानिए पर जो मौक़िफ़ में तब्दीली है उसको किस तरह से देख रहे हैं? इस तरह इनके बयानिए देखें, इनके बयानिए जो हैं वो हर बयानी को एक उस पर रिसर्च करके उसको लेके जैसे साइफर का भी, जिस तरह इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का भी, अब जैसे क्या कहते हैं जो भी है अब मार्च का कर रहे हैं और जिस तरह भी कर रहे हैं कि तब्दीली जिस तरह लेके आए हैं, जिस तरह तब्दीली सरकार जो जिस तरह भी ये बनाते हैं एक ऑथेंटिसिटी अपनी ला के, खान साहब अपने उसको रिसर्च करके, बल्कि खान साहब के खान साहब ने 22 साल जो गुजारे हैं उन्होंने साइकी समझी है, नौजवान नस्ल को अपने साथ लेके चलें। अब नौजवान नस्ल का आप देख लें कि वोटर्स कितने इंक्रीज़ हुए हैं। जाहिर है जो वोटर्स थे वो अब इसलिए इंक्रीज़ हुए, वोटर्स बने क्योंकि वो पीटीआई को सपोर्ट करना चाहते थे। तो जाहिर है जो नौजवान नस्ल है उन वोटर इंक्रीज हुए हैं, वो जाहिर है इलेक्शन में इनको सपोर्ट करेंगे पीटीआई को। जब आप देख लें कि लाहौर में एक बड़ा रश होता था कि नून लीग का जी गढ़ है जी, ठीक। अब वो देखें अब जैसे जा रहे हैं गुजरांवाला में देख लें कि पहले जो लॉन्ग मार्च थी और इस लॉन्ग मार्च में कितना फर्क है कि सड़क पर लोग जमा हो जाते हैं इनको देखने के लिए। बिल्कुल ठीक है, तब्दीली है इनकी अपनी जो है ये चलेंगे ये, क्योंकि अब जो बयानियाँ लेके आते हैं ये अवाम में बिकता है। सही है। बहरहाल जी आपके साथ है एक बड़े लीडर है इमरान खान साहब, बस अब ये है कि जो हकीकी आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है अब इस पर कोई यू टर्न ना आ जाए। बहरहाल जी साजिशी बयानिए पर जो मौक़िफ़ में तब्दीली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा इमरान खान साहब से ही मुतल्लिक, जो कहते हैं कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क में खुशहाली नामुमकिन है। हम सवाल ये रखेंगे कि इमरान खान किस तरह की कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। राय लेंगे ब्रेक के बाद। तो ये कानून तो बड़ा वाज़े है कि मैं कहता हूँ कि ये लोग जो हैं ये शामिल हैं इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में, आप उसके ऊपर पर्चा करेंगे। आजम सवाती साहब के साथ जो मामला हुआ और अरशद शरीफ, देखिए मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा सुप्रीम कोर्ट के इदारे को इतना कमजोर ना कर दें कि फिर लोग उसकी तरफ देखना ही छोड़ दें। इस वक्त पाकिस्तान में अदालतों का और इदारों के ऊपर लोगों का एतबार बड़ा कम हो गया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, मैं एफआईआर नहीं कटवा सकता। मेरा हक है कि मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मैं दूं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो और वो भी आपके नीचे, और फिर फैसला करें कि हाँ जो मैंने 3 नाम लिए हैं वो ठीक है या गलत है। इससे ज्यादा बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? तो अगर मैं नहीं लिखवा सकता तो इसका मतलब आम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, इमरान खान पर हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दइयत में दर्ज हो चुका, लेकिन इसके बावजूद इस पर तनाज़े जारी है। आज पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज में मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं, जिसमें मर्जी का मुकदमा दर्ज कराने और वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई। और आज इमरान खान का लॉन्ग मार्च से उन्होंने जब खिताब किया तो उसे रूल ऑफ लॉ से जोड़ा और सवाल भी उठा दिया कि जिस मुल्क में साबिक प्राइम मिनिस्टर मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता, उस मुल्क में आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कानून की हुक्मरानी पर जोर देते हुए ये भी कहा कि अगर कोई कहता है कि इंसाफ के बगैर मुल्क तरक्की कर रहा है और मईशत ठीक हो रही है तो ये बिल्कुल झूठ है। इंसाफ के निज़ाम की बेहतरी तक पाकिस्तान को कोई नहीं बदल सकता। इसी हवाले से हमारा सवाल, बगेटी साहब मैं अगेन आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं तो सवाल ये होता है किस तरह से फिर कौन बदलेगा और कैसे बदलेगा पाकिस्तान को, कौन लाएगा इंसाफ में बेहतरी का जो निज़ाम जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि हकीकी आज़ादी मार्च वाकई कानून की हुक्मरानी के लिए? दुआ देखें, बात ये है समझने की कि इमरान खान हर दफ़ा कोई एक नया नैरेटिव या बयानिया बना लेते हैं और उसको लेके वो अवाम को फिर अपने साथ मिलाते हैं और उसको लेके चल पड़ते हैं। अभी क्यों साइफर की बात कर रहे हैं कि बैक बर्नर पर डाला है, बिकॉज ही इज गॉट अनदर नैरेटिव, उसको लेके चल रहे हैं। इनको ये समझना चाहिए कि अगर ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या किसी गवर्नर के बारे में अफेयर कटाने लगे तो वो नहीं कर सकेगी। ही मस्ट नो कि व्हाट इज द कानून होगा, मुल्क का कानून के 1952 एक्ट क्या कहलाता है जी। और आप अगर चाहते हैं अपनी सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से करें, आप बार बार जस्टिस, बिल्कुल इस वक्त जो हालात हैं आपको जुडिशरी ने बहुत सपोर्ट किया है, कौन कौन से मौके पे नहीं किया आपको। तो अगर इस स्टेज के ऊपर बात वो कर रहे हैं, ये है कि आप क्यों एक सर्विंग सीनियर ऑफिसर की बड़ी खिदमात हैं, जो बड़ा एक डेकोरेट सोल्जर है, आप उसका नाम ना डालें कि आप डाल ही नहीं सकते कोई जब तक आप एविडेंस और एक डिटेल जब तक नहीं जीएसपी को देंगे, पुलिस नहीं देगी, उसके बाद उसकी एफआईआर नहीं कर सकेगी।
ये इनको पता होना चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं कि अपनी सिर्फ पब्लिक गेनिंग के लिए। ये पॉपुलरिटी टाइम हैज गॉन, ही नोज कि नाउ ही इज गेटिंग शॉर्ट ऑफ हिज सपोर्ट, इसलिए ये अब नए बयानी बनाने शुरू कर। जी आया सब देखिए, कानून की हुक्मरानी के हवाले से इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है, मैं 200% उसकी हिमायत करता हूँ कि क्या मुल्क है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर FIR नहीं करा सकता। आम आदमी का क्या हाल होता है, हमारे सामने है सब कुछ। लेकिन मैं 400% हिमायती हो जाता अगर मैंने इमरान खान साहब के 4 साल दौर में देखा होता कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी वो कायम कर रहे हैं। बेशुमार मौके पे हमने देखा कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते भी हुए, मतलब वो चीज़ें जो होती रही हमारे सामने कि वो ताकतवर का जो इख्तियार है इस मुल्क में जी। वो इमरान खान साहब के दौर में भी बारहा नजर आया हमें कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन पे नैब के बेशुमार चीज़ें ना, अब किस किस का हवाला दूंगा, इतना टाइम नहीं होता हमारे प्रोग्राम में कि डिटेल्स में जाया जाए। जी। तो आज ये कहना फिर बड़ा अजीब लगता है। रोला सिर्फ एक ही है कि जब मुझ पे वक्त आता है और जब मैं ऑपोजिशन में होता हूँ या मुश्किल में होता हूँ, फिर मुझे कानून की हुक्मरानी भी याद आती है, फिर मुझे उसूल भी याद आते हैं, फिर मुझे लगता है कि रियासत को इंसाफ करना चाहिए, रियासत को सबके साथ, वो रियासत को माँ जैसी होना चाहिए। लेकिन जब मैं इक़्तिदार में आता हूँ तो फिर ये मेरे दूसरों के कहने का काम है, मेरा नहीं, उनको शोर डालने का काम है, ये मेरा नहीं है। ये रवैया जब तक नहीं बदलेगा ये मुल्क नहीं ठीक हो सकता। जी आमिर साहब, वो उन्होंने कहा था ना कि रूस का दौरा गलती थी। ये कहते रहे KP में हुकूमत जल्दी लेना गलती थी, 9 साल गुजर गए, लेना गलती थी, हुकूमत करना। लेकिन इनको अपने मुखालफिन पे पर्चे देना, बशीर मेमन ने इनकी वजारत उज़्मा से फरागत के बाद कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उसने जो कुछ कहा इनकी वजारत उज़्मा के दौर में कहा और बबांगे दौल कहा कि क्या क्या मुतालबे ये करते रहे उनसे बिठा के वज़ीर आज़म हाउस में, ये किसी चीज़ में जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये कानून के मुताबिक जाना चाह रहे थे। उन्होंने इनके दौर में कहा, जब इन्होंने इनकी पेंशन रोकने का फैसला किया, कि ये बाकायदा कहते थे कि जिस तरह शहजाद अकबर ने चेयरमैन नैब को काबू किया हुआ है, मुझे उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो अब कहते हैं ना चेयरमैन नैब मिलिट्री के कब्जे में था, ये बशीर मेमन ने सर्विंग पुलिस ऑफिसर ने बयान दिया कि जनाब ये कहते थे उसने उसको काबू किया हुआ है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते। ये सब कहानियां हैं, ये बयानियां जो मर्जी कहें, ये CM पंजाब और CM KP इनके अंडर है ना, ये कहें पंजाब दोनों असेंबलियां तोड़ दे। वो कहते हैं ना पंजाब तो मेरे अंडर है, भाई पर्चा तो आप करा नहीं सके। वो लोगों ने मीम बना दिया कि जनाब 10 एशिया में पाकिस्तान दुनिया में टॉप के लोग आए हैं, 10वें पे इमरान खान है और 9वें पे SHO वो थानेदार था वहां का, जहां पर्चा नहीं दर्ज हुआ। भाई आप कैसी हुकूमत में बैठते हो जब आपकी वजीराबाद वाले SHO ने नहीं मानी, आप कहते हैं कि जी मैं तो हुक्मरानी में ये कर दूंगा, मैं तो आर्मी चीफ को टांग देता। ये बयान था ना कि अगर वो मुझे इनकार करता। अब ये ब्लेम किस चीज पे कर रहे हैं? एक्सटेंशनें भी खुद दी, मोहब्बतें भी खुद दी, जमहूरियत पसंद भी खुद करार दिया। आज इनको रह रह के वावेला करना पड़ रहा है कि भाई नहीं नहीं मुझे फिर से मोहब्बत ला के दो। कोई लड़ाई छड़ाई नहीं है। आज मैसेज ठीक हो जाए आपको चलते हुए ग्राउंड में नजर आएंगे जनाब के लो जी मैं आ गया हूं फिर। जी फैसल साहब, इमरान खान साहब किस तरह की कानून की हुक्मरानी चाहते हैं? और आप लास्ट पार्ट में कुछ कहना चाह रहे थे बट मुझे ब्रेक की तरफ जाना था। देखिए वो तो छोड़े, रियासत देखिए, रियासत इमरान खान के लिए एक ऐसी माँ बन चुकी है जो बच्चा 100 कत्ल भी करे तो माँ कहती है कि मेरा बेटा जो है ना बेगुनाह है। हमने रियासत को का जो मोहब्बत, जो खुलूस, जो अपनाइयत इमरान खान के लिए सियासत की देखी है, हमें लाएँ 70 साल तारीख में और ऐसी कोई सिंगल मिसाल दिखाएं। वो रियासत की मोहब्बत और ममता जो इमरान खान के लिए ख़त्म ही नहीं हो रही, वो किसी और के लिए भी दिखाएं। हमें तो ऐसा महसूस होता है कि इस मुल्क में रियासत का सिर्फ एक ही बेटा है, उसका नाम है इमरान खान, बाकी तो सब रियासत के सौतेले बेटे हुए। लेकिन किसी की बात पे हम राय, अंदाज़ा, तज्जिया उसके अमल पे करेंगे ना, तो रियासत का अमल जो इमरान खान के साथ है वो तो हमने किसी और के साथ नहीं देखा। यहाँ तो किसी ने रियासत की किसी एक पॉलिसी पे तनकीद की तो रियासत उसके खिलाफ खड़ी हो गई, रियासत ने उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया। यहाँ इमरान खान रियासत को जो है वो नीचा दिखाने में लगे हुए, रियासत के घुटने टेकने में लगे हुए। यहाँ इमरान खान के बयानिए का भारत में और इसराइल में, पाकिस्तान के सारे दुश्मनों में जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। वो यहाँ रियासत की आला अफसरान को जानवर बोलते हैं,
उनके खिलाफ दीवारों पे जो है वो चौकिंग करवाते हैं। उनके लिए कोई लुगत का ऐसा नाजेबा लफ्ज नहीं है जो इमरान खान ने रियासत और रियासत से वाबस्ता आला एहलकारों के खिलाफ नहीं बोला हो, लेकिन रियासत जो है वो खामोश रही। हम तो रियासत से सवाल पूछते हैं, आखिर इमरान खान के लिए इतनी मोहब्बत क्यों है? ये मोहब्बत तो आपने दूसरों की तो नहीं दिखाई जो आज भी आप इमरान खान की दिखा रहे। रियासत को इमरान खान के देखिए, अब रियासत के लिए इमरान खान खतरा बन गए। रियासत को खामोश नहीं रहना चाहिए, ना कि उल्टी FIR कटवाएंगे। कमाल तकरीबन 4 साल हो गए इनकी हुकूमत है। इन्होंने पंजाब में इनकी भारी अक्सरियत है। देख लें, अगर ये अदारों को सिस्टम को ठीक नहीं कर सके और अपना ही सिस्टम को नहीं चला सके, इनका अपना ही वजीराबाद, इनका अपना ही जुडिक्शन थी, उधर इनको चाहते तो ये FIR वगैरह आराम से करवा सकते थे। एप्लीकेशन दी है उसके मुताबिक FIR होनी चाहिए थी। जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है पुलिस को करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस इनकी बात नहीं मान रही थी। और ये बेबसी अपनी क्यों दिखा रहे हैं कि क्योंकि सिस्टम नहीं चल रहा इनका। इनकी तो नहीं चल रही तो फिर इनको पता चलता है कि जी इनकी कुछ नहीं है। इनको चाहिए था कि अपने जब दौर था उस दौर में इनको सिस्टम को ठीक करते। पुलिस की इस्लाहात करने के लिए इन्होंने जब काम शुरू किया तो सारे भाई 2 सूबों में जी इसमें कुछ नहीं, यानी अगर उधर केपी में 5 साल बेचा ना कि पुलिस इस्लाहात की है, पंजाब में आते ही खत्म कर दी थी। पंजाब में कौन सी इस्लाहात? पंजाब में तो इस टाइम कोई डिपार्टमेंट, इनकी अपनी गवर्नमेंट है, कोई डिपार्टमेंट सीधा चल ही नहीं रहा, मुश्किल पड़ी हुई है। लेकिन आप भूल गए हैं उस्मान बुज़दार साहब ने बहुत जबरदस्त उस्मान बुज़दार साहब तो आज के साथ बड़ी ज्यादती हुई है, भुगत रहे हैं हम सही के साथ ज्यादती। उस्मान बुज़दार साहब अदालत के बाहर नजर आए, इससे पहले तो उस्मान बुज़दार साहब गायब हैं। ठीक है जी, नैब उनको तलाश कर रही है। आपका टेक आ गया, ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप शिकस्त के बाद हम सवाल ये रखेंगे, कौमी टीम की मजमूई परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रही या नाकिस? राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वनडे के बाद T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना इंग्लैंड, लेकिन शिकस्त हुई पाकिस्तान को। इसके बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स के दुनिया भर में खूब चर्चे हैं और कौमी टीम की मजमूई परफॉर्मेंस को बेहतर करार दिया जा रहा है। इसी मुनासबत से हमारा सवाल होगा। यासर, मैं आपसे आगाज़ करूँगी कि चूँकि शिकस्त के बाद भी कौमी टीम की जो मजमूई परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कहा जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? मजमूई परफॉर्मेंस को काबिल तारीफ रही या नाकिस? बेहतरी की कोई गुंजाइश है? बैटिंग में स्कोर कम हुआ, हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। बॉलिंग में हमने कमबैक कर लिया था। क्या नसीम शाह ने स्पेल किया विकेटलेस, लेकिन क्या खूबसूरत बॉलिंग थी। मुझे सिर्फ एक चीज़ की समझ नहीं आती, ये जो नाकिद हैं हमारे, मैं सवाल ये इनसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि एक टीम मुसलसल टॉप 4 में होती है या टॉप 2 में होती है? ज़ाहिर आप सेमीफाइनल आते हैं टॉप 4 में जाते हैं ना किसी टूर्नामेंट में, फाइनल आते हैं टॉप 2 में होते हैं। उस टीम की तारीफ करनी चाहिए या कहना चाहिए यार इसके कप्तान को फारिग कर दो, इसको T20 से फारिग कर दो और खुदा का खौफ करो यार, कुछ क्रिकेट खुद भी सीख लो, खेल तो बहुत ली तुम लोगों ने। जी आमिर साहब। टीम हमारी जैसी भी थी बेहतरीन खेली है। जिस हालात में सेमीफाइनल में गई जीती, फाइनल उन्होंने जिस टीम के साथ खेला, आप देखें कि इंडिया का इंग्लैंड ने हशर क्या किया, 10-0 बुक किया। उसके हमने 5 खिलाड़ी भी आउट किए और मैच आखिरी मरहले तक ले गए कि हमारा स्टार बॉलर जख्मी भी हुआ। मैं तो जी तमाम कॉम्प्लीमेंट्स अपनी टीम को दूंगा, उन्होंने बेहतरीन एफर्ट की और यही होता है हार जीत तो खुदा का खौफ करो। आमिर भाई जी, फैसल साहब। आमिर भाई ने पूरा मैच नहीं देखा। ये आवाज तो आनी थी, ये बिल्कुल, ये तो रह नहीं सकती आवाज कि इंग्लैंड की टीम अगर इंडिया का अशर खराब कर दिया तो हमारी टीम अच्छा खेल नहीं। आप किसी भी टीम की कारकर्दगी देखेंगे, उसकी मजमूई कारकर्दगी देखेंगे, टॉप 4 पे आना कोई इशू नहीं है। किसी मैच में फलाना जीत गया तो आपका नंबर बढ़ गया, कहीं बारिश हो गई तो आपका नंबर बढ़ गया, किसी का रन रेट कम हो गया तो आपका नंबर बढ़ गया। आपकी अपनी मजमूई कारकर्दगी क्या है? आपकी टीम की मजमूई, यहाँ पे आपका खिलाड़ी तो हो सकता है किसी खेल में अच्छा खेल रहा हो, इज्तिमाई तौर पे आपकी टीम जो है उसकी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही है। आप जो फाइनल में पहुंचे तो आप ये नहीं ठीक हो सकते, बुनियाद पे नहीं पहुंचे, सामने वाले के कमजोर होने से, उनकी खराब कारकर्दगी से या मौसम ये ठीक नहीं हो सकते। ये अगर फैसल अगर टाइम होता ना, आज आपकी और मेरी लड़ाई होनी। आज टाइम नहीं है सर, तो आप बात लड़ाई कल पे रख लेते हैं। नाकाबिले इलाज है जी, ध्यान दो। बहुत कारकर्दगी हमारी टीम की अच्छी थी और सबसे बड़ी बात यह कि एक वो उनमें कोई सियासत नहीं, बिल्कुल मिल के एज अ टीम दे फॉट। बॉलर ने बहुत ही अच्छी कारकर्दगी की है जो कि इंग्लिश बॉलर ने खुद भी अप्रिशिएट किया। बैटिंग में 15-10-15-20 पॉइंट कम रह गए जो मेरे ख्याल में एंड में नहीं कर सके, और क्योंकि गेंद बॉल बैट के ऊपर नहीं आया, विकेट स्लो थी, इसलिए लो स्कोरिंग मैच हुआ। बट आई थिंक 138 स्कोर
मैनेज करना इज एक्सीलेंट। जी इलियास साहब क्विकली। देखिए जी, हमारे बैट्समैन जो थे उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस इतनी देखने में आई, लेकिन बाकी मजमूई तौर पर तो बेहतर था। और हमें चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अपने खिलाड़ियों को बाहर भेजना चाहिए ताकि वो सब लोकल यकीन करें, इंडिया अगर हमसे ना जीता ना पहला मैच, इंडिया ने सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं करना था। बहुत हार्ड लक हो गई थी हमारी, एंड पे हार गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे पास वक्त नाज़रीन आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।